अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हज पर सब्सिडी खत्म, हुकूमत की सरकारी हज अखराजात पर सब्सिडी खत्म हो चुकी है। ऑपोजिशन का सब्सिडी देने का मुतालबा सामने आया है। क्या हज जैसे मजहबी फरीजे पर भी सियासत की जा रही है? उसके बाद बात होगी PAC में बनने की दौड़। शेख रशीद, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह सब पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर बनने के लिए बेताब हैं। इस दौड़ का अंजाम क्या होगा? क्या PAC सियासी महाजाराई का नया मैदान है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई मुश्तरका तहरीक चला सकते हैं और क्या हुकूमत ऐसी किसी तहरीक का मुकाबला कर सकती है? नहीं, प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। वफाकी काबीना हज पॉलिसी 2019 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसमें हज्जाज कराम को किसी किस्म की सब्सिडी ना देने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद पिछले साल दी जाने वाली 45,000 रुपए की सब्सिडी इस साल खत्म कर दी गई है। इसके अलावा मुल्क में जारी महंगाई की लहर है, डॉलर रियाल की कीमत में मुसलसल इजाफा है, रुपए की कदर में कमी है। इस वजह से भी हज के अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात में 1,56,000 रुपए इजाफा हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। एक नज़र डालते हैं ज़रा गुज़श्ता सालों और आज का जो ये साल आज का ऐलान, इसके बाद जो हज के अखराजात हैं वो क्या रहे हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात में 1,56,000 रुपए का जो इजाफा हुआ है, सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात में 36% से ज़्यादा का ये इजाफा हुआ है और अब सरकारी हज पैकेज 2,80,000 का जो 2017-2018 में था वो बढ़ गया है। 2017-2018 में हुकूमत ने 45,000 रुपए फी हाजी सब्सिडी दी थी। एक साल पीछे चलते हैं जी, 2016-2017 सरकारी हज पैकेज जो था वो 2,78,000 रुपया था। 2015-2016 की बात करें तो सरकारी हज पैकेज 2,64,000 रुपया था। 2014-2015 में सरकारी हज तकरीबन आपको 2,72,000 का पड़ता था और 2013 और 14 में सरकारी हज 2,92,000 था। सो बेसिकली वो हम देख रहे हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी गई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हज जो था वो महंगा था, बहरहाल उतना नहीं था जितना कि अब जो कि सब्सिडी मुकम्मल तौर पर हटा ली गई है, इस वजह से हो जाएगा। 2019 के लिए सरकारी हज पैकेज की जो अब कीमत सामने आई है वो लगभग 4,36,000 रुपये होगी। कुर्बानी के खराजात में 20,000 रुपए रखे गए हैं और हर हाजी के लिए 2,000 रियाल लाजमी साथ रखने होंगे। ये तमाम से अगर हम मिलाएं तो सरकारी हज अब आपको लगभग 5,30,000 रुपए तक का पड़ेगा। ये मुआशी हकायक है, बहुत सारे लोग इसको सियासी रूप देने की कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने इस पर मजहबी डिबेट भी सुनी है कि मजहबी रंग भी दिया जा रहा है इस मामले के ऊपर। इट्स प्योर इकोनॉमिक्स, ये मुआशी हकायक है। लेकिन जहाँ अपोजिशन और हुकूमत हज जैसी मजहबी जो इशू है इस पर भी सियासी बयानात का तबादला ख्याल हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर साहब जो थे उनको बताना पड़ा था कि रियासत मदीना के ऊपर किए गए कि जी उसमें मुफ्त हज नहीं कराया जा सकता और ये कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं। क्या कहा उन्होंने, सुने? मदीना की रियासत का मॉडल का जब जिक्र होता है उससे मुराद होता है लोगों को खुशहाली देना। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ जनाब। और ऑफ कोर्स अपोजिशन है, सियासत तो करेगी। शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ा ही क्लियरली कह दिया है कि हुकूमत ने दीनी फरीज़े की अदायगी में मुश्किलात से उन्हें दो चार कर दिया है और वो सख्त तनकीद कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का सबसे महंगा हज पैकेज जो है वो कौम को दिया गया है। JUIF ऑफ कोर्स एक सियासत उनकी भी चमकती है मजहबी इशूज़ के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी कहा, यहाँ पर ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा ड्रोन ही गिरा दिया है हज पॉलिसी पर। गुज़िश्ता जो हज के अखराजात थे वो 2,80,000 थे, जिसको बढ़ा के 4,36,975 रुपए कर दिया गया है। कुर्बानी के लिए 19,451 रुपए अलहदा अदा करने होंगे। हज का जो मजमूई खर्चा होगा वो 4,56,000 होगा और इस तरह एक साल में हज के अंदर 1,76,000 रुपए का इजाफा किया गया। इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। खुद हुकूमत की वजारत है मजहबी उमूर की, उन्होंने सिफारिश की थी कि 45,000 रुपए का जो सब्सिडी गुज़िश्ता चला आ रहा है इस सब्सिडी को दिया जाए, लेकिन उनकी जो दरख्वास्त है उसको भी कबूल नहीं किया गया। और ऐसा ही कुछ स्टांस जमात इस्लामी की जानब से भी आ रहा है। ऑफ कोर्स ये उनके डोमेन की बात है, मजहब है, इसके ऊपर वो ज़रूर यहाँ पर सियासी बयानात जारी करेंगे। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने भी की।
और वो हम आपको थोड़ी देर तक सुनाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर हमारे पास हुकूमती जो है मौक़िफ़ आ गया। फवाद चौधरी साहब उन्होंने एक ट्वीट की है और उस पर उन्होंने हुकूमती जो वर्जन है वो समझाने की जो मैं कोशिश की वो ये थी कि जी हज और ज़कात दो इबादत हैं जो इस्तिताअत रखने वालों पर वाजिब हैं। सब्सिडी का मतलब यह है कि हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए। ये हज इबादत की बुनियादी फ़िलॉसफी से ही मुतसादिम है। तो क्या हम जो इकोनॉमिक इशूज़ होंगे, जो सीरियस इशूज़ होंगे, क्या उन सब के ऊपर सियासत ही करेंगे या बाकी जनरली इसमें अपोजिशन के मुतालबे में कोई दम भी है? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। मैं अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूँ। अली मोहम्मद खान साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में, इस हवाले से उन्होंने एक धुआंधार तकरीर भी की है। चौधरी मंजूर साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। राना मोहम्मद अफजल साहब हैं, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब। सर, इस पे जो अभी तक सबसे अगर मैं कहूँ कि मेन स्ट्रीम किसी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू आया है तो वो आपकी जमात का ही आया, बिकॉज वो और सख्त पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि ऑफ कोर्स हज को आमदन का जरिया बना लिया है। तेल की कीमतें कम हुई हैं तो दीगर फ़वाइद हाजियों को क्यों नहीं दिए जा रहे। सबसे महंगा हज पैकेज जो है कौम को दिया गया है। रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने हज करना मुश्किल बना दिया है। ये मोटे मोटे कुछ उनके जो बयान थे वो मैंने पढ़ के सुना दिए। सर, ये सियासी तौर पर ज़्यादा तनकीद की जा रही है, आप इकोनॉमिकली समझ रहे हैं कि ये दी जानी चाहिए थी सब्सिडी? देखिए, आपने कई मरतबा अपनी इंट्रो में भी और अभी भी ये जिक्र किया कि हम लोग सियासत कर रहे हैं हज के ऊपर। देखें, हम सियासतदान ज़रूर हैं लेकिन हम हर चीज़ पे सियासत नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं कि इस पे सियासत हो रही है उनको शायद अंदाज़ा नहीं कि हज करने के लिए लोग किस तरह से इंतज़ार करते हैं, किस तरीके से तरसते हैं, किस तरीके से वो पैसा जमा करते हैं और उनकी ज़िंदगी का बेशुमार लोग ऐसे हैं, उनकी ज़िंदगी का एक आखिरी मंजिल जो वो पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हज करना चाहते हैं। तो इसकी जो सेंटिमेंटल वैल्यू है वो सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जो आवाम के साथ इन टच होते हैं। आज से 1400 साल पहले इब्ने खल्दून ने जो फेलिंग स्टेट्स यानी नाकाम रियासतों के बारे में 1400 साल पहले लिखा था कि एक वक्त ऐसा आ जाता है रियासतों के ऊपर कि वो जब वहाँ पे अखराजात की रेल पेल होती है और अयाशियाँ बढ़ जाती हैं तो फिर ख़जाने महदूद हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि हज जो है ये एक बेकार चीज़ है और ये अमीर लोग करते हैं। अच्छा। अमीर लोग कितने होते हैं? वो 1% होंगे, 2% होंगे और वो 5% होंगे, बाकी 95% का भी रगड़ा निकल जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज है वो एक चीज को समझा नहीं जा रहा, उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू को समझा नहीं जा रहा। आपको किसी ना किसी तरीके से इसको एक अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा कि वो लोग जो अपनी आखिरी ख्वाहिश लेके इस दुनिया से जाना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है। और हुकूमत को आज अगर ये कंपैरिजन का चार्ट दे दें कि पिछले साल जो 2.25 लाख या 2.5-3 लाख का हज था उसमें क्या क्या कीमतें थी और अब 4.5 लाख से महंगा हज है तो उसमें क्या क्या कीमतें हैं, तो लोगों को समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ महंगाई हुई है। ठीक है, चले सर, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। और इवेंचुअली मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंडोर्समेंट ये भी दूंगी कि जो PMLN का जो हज था उसमें हमने हाजियों से बात भी की है तो बेहतरीन इंतजामात थे और कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया। ये बात वाकई आपकी क्रेडिट पे जाती है कि हज के इंतजामात जो थे आपके दौरे हुकूमत में बेहतरीन थे। ये बात मैं इंडोर्स करूंगी। लेकिन सर अभी भी आप जो है ना सेंटिमेंटल बात करें, एक इसका प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, एंड बिकॉज आप समझते हैं इकॉनमी को, आप तमाम मामलात को जानते हैं। जिस रियासत के पास, जिस हुकूमत के पास पैसा नहीं है, क्या वो इस तरह की चीजों के ऊपर सब्सिडी देना अफोर्ड कर सकती है? जिसके पास अपने कर्जे देने के लिए आप कर्जे ना दे लेकिन ऐसे मामलों पे सब्सिडी देकर हज पे लोगों को भेज दें। मैं बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप बता सकते हैं इसका जवाब मुझे? देखें, मैं इसका बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। देखें, वो एक कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने अगर 200 अरब से टैक्सेस की कलेक्शन बढ़ा के 400 अरब कर दी तो क्या 7-8 अरब रुपए की या 10 अरब रुपए की हम सब्सिडी नहीं दे सकते? इतना सोच का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चले चौधरी मंजूर साहब, आप लोगों का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? सर, मैंने पीपल्स पार्टी का मेरे ज़हन से कोई बयान गुजरा नहीं है, मैंने कहा इसलिए आपसे पूछ लूं कि इस सब्सिडी जो हटा ली गई है हज के ऊपर से, इसके ऊपर आप लोगों की जमात का कहाँ खड़ी है? नहीं गुजरा तो गुजार देते हैं, अगर कोई आपके में से नहीं गुजरा। हाँ, मेरी नजर से नहीं गुजरा। देखिए, बड़ा बुनियादी सवाल है कि जो रियासत मदीना से मदीना का सफ़र करेंगे उनके लिए 1,56,000 रुपया ज़ायद जो है वो हो जाएगा।
इससे पहले चूंकि ये रियासत मदीना नहीं थी तो इतना महंगा नहीं था। दूसरी बुनियादी बात यह है कि मुझे लगता है जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके जो आज ट्वीट्स आए हैं उसके बाद जो अगला ट्वीट आएगा वो ये आएगा कि अगर कोई उनसे सवाल करेगा कि पाकिस्तान में गरीबों का रहना जो है, जीना जो है वो मुश्किल हो गया है, तो वो कहेंगे जो नहीं जी सकता वो ना जिए, जो नहीं हज कर सकता वो ना करे, जो अफोर्ड नहीं करता। मुझे तो इस तरफ ये बढ़ती हुई सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मतलब हर चीज़ ये मसलन कहते थे उस वक्त असद उमर साहब कहते थे कि गैस देखें सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमतें यहाँ पे हैं, और फिर इस वक्त जो गैस के बिलों के अंदर इजाफा है अगर ज़रा उसको देखें 2-3 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं। किसी से पूछ लें, आप किसी से बात करके देख लें। इस तरह से बिजली का बिल है वो जो है वो उसको भी देख लें। और कल मुसलसल इन्होंने हातम ताई की कब्र पे पता नहीं अली मोहम्मद खान कितनी लातें मारी हैं, पता नहीं 50 या 53 पैसे जो है वो कम किया है। ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में देखें और पीपल्स पार्टी के दौर में देखें जब $100 एवरेज था, 142 पे भी गया था, 145 पे भी गया था, तब भी हमने वो सारा कुछ पास ऑन नहीं सर किया वैसे था, भी मैंने थोड़ी देर पहले ये पूरा डेटा दिखाया है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हज जो था वो नून लीग के दौरे हुकूमत से ज्यादा महंगा था, और उसमें फिर उसका आपको पता है स्कैंडल भी सामने आए, वो आज ही तंग भी बड़े हुए, आपके वजीर को जाना भी पड़ा। नहीं 80,000 है ना, 80 मुस्लिम लीग नून के दौर में एक 2,70,000 था, एक 80,000 था, आपने कहा 92,000। 12,000 रुपया महंगा है जी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। 12,000 रुपया महंगा था। चले सर 2012-2013 की और अभी इन्फ्लेशन देख ले। चले मैं आप इसको कोई कंपैरिजन ना करें, इसका क्या नहीं, जनरली मैं बता रही थी कि नून लीग की गवर्नमेंट में ज्यादा इंसेंटिव दिया गया है। मेरा जो स्टांस है वो मैंने बता दिया कि मैं किधर इस पे खड़ी हूँ आइडियोलॉजी की, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहस जो है ऑब्वियसली लोगों के ज़हन में ये सवाल है, उनको भी जवाब चाहिए इस बात के। मोहम्मद खान साहब मैंने तो इसके बाद एक और आपसे बात करनी है, वो इस जब आप वक्फा लेंगी उसके बाद मैं कुछ जरूरी अहम आपके प्रोग्राम में को बात करना चाह रहा हूँ। चलें ठीक है सर, बिल्कुल उसके बाद बात करेंगे। जी अली मोहम्मद खान साहब, आपने जो है आज एकदम से हुकूमत ने ये फैसला कर लिया, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी तनकीद ये है कि ठीक है आप फैसला करना चाहते हैं, आपका इस्तेकाक है, आपने नहीं देनी सब्सिडी, आपका बिल्कुल फैसला है, लेकिन हज के इस साल में इतना करीब आकर जिन लोगों ने पैसे जमा कर लिए हैं, दरखास्तें दे दी हैं, आस लगा ली है, करना है तो बेशक करें, अगले साल कर लें। अब ये तो बड़ा एक क्रूशल वक्त है ना, जिसने के पास ये पैसे कम पड़े होंगे फिर वो नहीं जाएगा इस साल। बहुत शुक्रिया आपको। मेरी अगर आवाज आ रही है तो मैं आगे बात करता हूँ। जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी सबको। जी इस पे डिटेल रिस्पॉन्स मैं हज मिनिस्ट्री की जानिब से दे चुका था। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर साहब वो आज अवेलेबल नहीं थे, तो सारा वो ब्रीफिंग लेके मैंने बात की है, सारी फैक्ट्स फिगर्स भी वहां पे रखी हैं। पहली बात जो बुनियाद है वो ये है मदीना की रियासत, और ये बातें आज मैंने सेनेट में भी सुनी, यहाँ भी गुफ्तगू हुई। देखिए मदीना की रियासत एक आइडियल गोल की तरफ एक पेशकदमी है, जो मैं समझता हूँ हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, जो जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम ख्वाहिश पे बना, हम चाहते ये हैं कि स्टेट ऑफ मदीना की तरह इसको हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मेरिट पे लेके चलें। एक ऐसा मुल्क जहाँ इस बात की तफरीक ना हो कि आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम जिसका हक है उसको मिले, अगर मुसलमान के मुकाबले में किसी गैर मुस्लिम का हक है तो उसको मिले। यही एक बुनियादी मेरिटोक्रेसी होती थी मदीना की रियासत में। आज मैंने 2-3 चीजें की हैं। पहली बात मैंने ये बताया है कि जो मुझे ब्रीफिंग दी गई है हज मिनिस्ट्री की जानिब से, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हाजी का 70% जो आपके चार्जेस हैं वो डिपेंडेंट है KSA में, सऊदी अरेबिया में जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं जिसपे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। वहां मैंने सारी फैक्ट्स फिगर दे दी कि जो आपका मदीना में स्टे होता है, मक्का मुकरमा में आपका स्टे होता है, जो आपकी ट्रेवल चार्जेस होती हैं मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ आना और जाना, हज के दौरान जो आपके कुर्बानी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, पाकिस्तान से जो एयर ट्रेवल है सारे PIA से नहीं जाते, प्राइवेट एयरलाइंस भी वहाँ ऑपरेट होते हैं, यहाँ तक कि आब जमजम और जो मिना की वादी में जो छोटे छोटे चार्जेस हैं, जो ट्रेन चार्जेस हैं, सब चीज़ों में तकरीबन सऊदी अरेबिया की तरफ से 2017 का जो हज था उसके मुकाबले में 19 के हज में 50% से वहाँ पे बाज़ औक़ात 60-70% ज्यादा
ठीक है। 6 में चार्जेस जो हैं सऊदी अरेबिया में हम पे बढ़ाए गए हैं, जिसपे हमारा हुकूमत पाकिस्तान का ना कोई कंट्रोल है, ना हम उनके साथ इस पे कोई ऐसी कोई बात करना चाहते हैं जिसपे खुदा न खास्ता दोनों ममालिक के बीच में खुदा न खास्ता कोई तलखी पैदा हो। जो रेट है सऊदी रियाल जो पाकिस्तानी रुपये की डीवैल्यूएशन है 2013 ऑनवर्ड जो हुई है, 2017 और 2019 के रेट में फर्क आया है। ठीक है। 18 के इशू में क्या था, 2018 में जो आखिरी हज था, मुझे प्लीज 1-2 मिनट और दीजिएगा। 2018 के हज में 1 रुपए इन्होंने नहीं बढ़ाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2013 में आपकी हुकूमत कायम हुई, क्या हज आपको सिर्फ 2018 में याद आया? आपने 2013 और 14 के बाद जो आपका दूसरा हज आया उसमें आपने सब्सिडी क्यों नहीं दी? आपने 2015 में सब्सिडी क्यों नहीं दी? आपने 2016 में सब्सिडी क्यों नहीं दी? आपने 2017 में सब्सिडी क्यों नहीं दी? आपने 2018 में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सब्सिडी इसलिए दी कि आप बेसिकली इस तरीकों से इलेक्शन ईयर में आप वोट कॉन्फिडेंस जो है, वोटर कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते थे, आप वोट जीतना चाहते थे इससे, जो आपको वोटर ने रिजेक्ट किया। सवाल मेरा ये है कि अमूमी तौर पे होता ये था पीपल्स पार्टी के दौर से, और पिछले तकरीबन 60-70 साल में होता ये है कि हर साल थोड़ा बहुत फर्क आता है पिछले से अगले साल। 2017 और 2018 के बीच में उस साल बिल्कुल पिछले साल के रेट्स रखे गए, इसलिए ताकि लोगों को जो है एक इंसेंटिव दिया जाए PML की तरफ वो रागिब हो। यानी कि आप एक मजहबी इशू को पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट उस वक्त आपने वोट के लिए किया, इस वक्त आप उसको क्रिटिसिज्म के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि जो 70% के 60-70% चार्जेस जो हैं, जो एक्स्ट्रा आए हैं, 50-50% जो हैं वो चार्जेस हम पे एक्स्ट्रा आए हैं सऊदी अरब में, और उसके साथ साथ उस पर कंट्रोल नहीं। दूसरा एक और चीज, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितना हो सके वो कम करें, हज फेयर हम लोग कम करें, उस पर कोशिश की जा रही है। दूसरा मैं कौम को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई फाइनल नहीं है, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि इसमें हम कुछ ना कुछ रिलीफ दें। असद उमर साहब आज मेरे साथ सेनेट में मौजूद थे, उन्होंने खुद मुझे बताया और उन्होंने इस बात पे इकरार किया कि मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, रिलीफ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ प्रो एंड कॉन्ट्रा उस पर डिस्कशन हुई, क्योंकि कुछ आपके इख्तियार में नहीं है सऊदी अरब में। सर मसला यही है ना, इशू ठीक है, चले आप रिलीफ देने को भी तैयार है, प्रॉब्लम ये है कि पहले आप सर ऐलान कर देते हैं, उसके बाद अपनी पॉलिसी पे आप लोग रिव्यू करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, उसके बाद रिव्यूड पॉलिसी में एक और ऐलान कर देते हैं। बेहतर होता अगर आप तमाम चीज रिव्यू करने के बाद ऐलान करते तो शायद इतनी बेचैनी ना होती हाजियों के अंदर भी, खास तौर पे क्योंकि हज के करीब का वक्त है। सिर्फ ये शायद तरीकेकार के ऊपर भी लोग सवाल कर सकते हैं। पर आपने एक नुक्ता अच्छा उठाया है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं अगर राना साहब आपसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, सर ये जो जब सब्सिडी दी गई थी तो फोर्स इलेक्शन ईयर था और उस वक्त इंतजामात बहुत बेहतरीन थे, इस विषय में पहले भी बात कह चुकी हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त शायद एक तरह से कहा जा रहा है कि इलेक्शन ईयर के अंदर एक रिलीफ दिया गया लोगों को कि ऑफ कोर्स हर सियासी जमात जो है फिर इस तरह के इकदाम करती है। देखें, पहले तो 2017 से 2018 का हज ज़्यादा सस्ता नहीं था। दूसरी बात यह कि वहाँ पे जो किराए वराए बढ़े और हमारी हुकूमत ने फील किया कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो हज नहीं अफोर्ड कर सकेंगे और उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा, बड़ी स्टीप प्राइस होगी, तो हमने डेफिनेटली उसको कंसिडर किया और इलेक्शन ईयर के अंदर, और हम इस काबिल थे, हम इस अहल थे कि हम सब्सिडी दे सकते थे, हमारे पास पैसे थे। और तीसरी बात ये जो है ये सियासत कर रहे हैं इन्होंने, एक अब 4,56,000 की बात करके अब फिर एहसान करेंगे कि जी हमने ये इतने पैसे कम कर दिए, इसको सियासत कहते हैं। हमने सियासत नहीं की थी, खामोशी से किया था। आप मुझे इसमें देंगी तो जी जी जी। मैं रिलीजियस अफेयर्स की कमेटी का मेंबर रहा 5 साल इनकी हुकूमत में। आपको ये सुन के मारिया साहबा हैरानी होगी, यू विल बी अमेज्ड, जो मैं आपको अभी जो बात करने लगा हूँ, जो कौम को बहुत कम लोगों को पता है। 2017 और 2018 का जो हज था उसमें उन्होंने, इन लोगों ने किया ये था कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये बड़ा पार्लियामान की बात करते हैं ना कि पार्लियामान को आप एम्पावर करें, इज्जत दें, वोट को इज्जत दें। व्हाट दे डिड वाज हज की पॉलिसी मंजूर की, वज़ीर आज़म से काबीना से मंजूर की, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में ले आए, उस पर हमने ऑब्जेक्ट किया, उसका हमने बॉयकॉट किया। एंड यू वुड बी अमेज्ड कि जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे उस वक्त नून लीग का चेयरमैन जो था, और नून लीग के जो मिनिस्टर थे, इनके जो स्टेट मिनिस्टर थे, लेकिन नून लीग का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हज का, वो हमारे साथ उस पर बिल्कुल यकजबान हुआ। अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, हम लोग MQM, हम सब ने बाइकआउट किया। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स ने 2017 में इनकी हज पॉलिसी रिजेक्ट की,
2018 में हमने उसको बाइकआउट किया, हुकूमती नुमाइंदों ने बाइकआउट किया। सर यकजुबान होके ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि 17 और 18 में 2 साल। और किस बात चाहते थे कि और ज्यादा सस्ता करें, स्टैंडिंग कमेटी के सामने ला रहे हैं, तो आपको स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल तो लें, मंजूरी के बाद हमें आप ब्रीफिंग क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी नजर में पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटी और रिलीजियस अफेयर्स की कोई इज्जत, कोई वक़्त नहीं। तो ये तो इनकी अपनी एक कारकर्दगी थी कि उन्होंने बिल्कुल बाईपास करके काबीना से मंजूरी, और क्या काबीना से मंजूरी की, वहां जो उन्होंने फैक्शन फिगर दिए उन्होंने उसको ओके किया। स्टैंडिंग कमेटी को सिर्फ रिपोर्ट दी कि हमने ये कर दिया है। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करेगी कि इसमें हमने तो एक कमेटी में किया, ये सारी कमेटियों में यही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अपोजिशन की जमातों को बसद एहतराम रिलीजियस इश्यूज पे प्लीज सियासत ना करें। ठीक है, यहाँ मुझे ब्रेक पर जाना है। और जैसे राना अफजल साहब ने कहा कमेटियों में यही हो रहा है, ये मौजूदा पार्लियामेंट कैसे चल रही है, कैसे चलेगी, इसको चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा है। ब्रेक के बाद मेरे ख्याल है इस पर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट जो है वो उसका हुस्न यही है कि जमहूरी तरीके से वहाँ पर डिबेट हो, वहाँ पर बातें हों, वहाँ पर कमेटियाँ अपना काम करती रहें। लेकिन अभी तक 6 माह हो गए हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप तो ले ही ली अपोजिशन ने, लेकिन अभी तक उसका जो मसला है फटा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और वो मसला ये है कि शेख रशीद साहब भी उसके मेंबर बनना चाहते हैं, नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफीक साहब को भी उनका मेंबर बनाना चाहते हैं, अयाज सादिक साहब को बाहर निकालकर PMLN। तो अभी तक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मसला है ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। और बाकी कमेटियां भी लेजिस्लेशन कब शुरू करेंगी, ये पार्लियामेंट ऐसे ही चलती रहेगी। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे बहरहाल। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और शेख रशीद साहब के दरमियान जो बातचीत है उसका लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा है। दोनों जमातों की तरफ से, दोनों साइडों की तरफ से उन्होंने अपने तेज़ तरार जो बात करने वाले घोड़े हैं वो दौड़ा दिए हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ घबराएं नहीं, मैं दयानतदारी से ही आ रहा हूँ, उनका ऑडिट जरूर करूंगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैं अपना रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करूंगा। मैं किसी बदतमीजी की सोच से नहीं आ रहा, किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 2 पब्लिक कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की जनाब, एक शेख रशीद। 28 मेंबर हैं, शेख रशीद से जान जाती है सियासी आपकी, खुली छुट्टी है आपको, आपका ऑडिट मैं करूंगा। ऑफ कोर्स अब अगर शेख रशीद साहब इस PAC में बैठेंगे तो नून लीग भी चाहेगी कि उनके भी मजीद लोग इस PAC के अंदर बैठे। खासतौर पे वो साद रफीक साहब के बहुत इंटरेस्टेड है कि उनका ऑर्डर जारी हो। नैब केसेस भी चल रहे हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर भी फिर उस तरह नहीं मंगवाना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि अगर शेख रशीद जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। ये जो पिंडी का शैतान है ये बड़ा ही दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। ये कहता है कि PAC में आके मैं एहतसाब करूंगा। ये इतनी दफा जो है वो मुंतखब हुआ है मेंबर कौमी असम्बली। जो PAC है, PAC में एहतसाब नहीं होता। PAC तो सिर्फ ऑर्डर पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूंगा। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पिंडी का शैतान जो है वो PAC का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। मैं वहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि इसको एक्सपोज करूँगा, इसकी विग उतार के इसका सही चेहरा जो है वहाँ पे सबको दिखाऊँगा। अनफॉर्चुनेट जी ये हमारी जो है मेन स्ट्रीम लीडरशिप इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करी। बहरहाल राना अफजल साहब ये PAC का जो मसला है ये सॉल्व हो क्यों नहीं रहा? अब तो आपको चेयरमैनशिप भी मिल गई है, आने दे शेख रशीद साहब अगर आते हैं। उनको ऑडिट तो वैसे भी अपने मामलात का आप लोगों ने खुद करना नहीं है, ये तो असूली तौर पे आप भी कह चुके हैं, हुकूमत भी मान चुकी है। तो आने दे शेख रशीद साहब को। आप चाह रहे हैं उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी आ जाएं या साद रफीक साहब भी आ जाएं। तो सर ये तो बनते बनते पे मुझे लगता है कि सारा वक्त PAC ही बनती रह जाएगी। देखें ये एक बड़ी प्लान्ड किस्म की शरारत है और इस शरारत का जो मुजिद है वो इमरान खान है। अच्छा। अगर PAC उनकी नज़र में उनके पुराने दोस्त शेख रशीद के बगैर नहीं चल सकती तो फिर इमरान खान की अकल को दाद दी जा सकती है। अगर वो इनको लेके आ रहे हैं तो उनका कोई मकसद होगा। उन्होंने अभी तक उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं किया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और वो उनका राइट था कि चेयरमैन की PAC की चेयरमैनशिप उनको दी जाए। तो ये शरारत शुरू जो कर रहा है, अगर हम उसके ऊपर हमारी पार्टी क्यों खामोश होकर बैठ जाए? अच्छा चलें, ये जवाब आएगा। हाँ। कोई सियासी जमात खामोश नहीं होगी। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, ये आप
पुराने आप जो है सियासी मामलात के ऊपर नजर रखते हैं ऑफ कोर्स, और हर चीज जो होती है उसके आगे कुछ और होता है, पीछे उसके कुछ और बातें होती है। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है जहां पर हम देख रहे हैं जी कि आगे पीछे एक दूसरे को खूब प्रेशर डाल के एक दूसरे से बार्गेन करना, एक दूसरे से रिलीफ लेना या अपनी बातें मनवाना, तो क्या ये उसी का कुछ देख रहे हैं? एक छोटा सा ट्रेलर के जी ऊपर इतना प्रेशर दबा के मारिया, आज एक अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त है पुराना, तो वो आया, तो वो आते हुए ना वो कहता आ रहा है कि रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। मैंने कहा तुझे क्या हो गया है? वो बार बार मैंने कहा किसको कह रहे हो, क्या क्या रोक सको? कहता मैं इमरान खान को कह रहा हूँ कि रोक सको तो रोक लो। अच्छा। एनआरओ आया रे। मैंने कहा क्या मतलब? एनआरओ क्या आया? उसने कहा जी कि मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी इस डेट पे, या एक आध छोटी मोटी डेट और पड़ेगी। अच्छा। और मेडिकल ग्राउंड पे होगी, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी मेडिकल ग्राउंड पे हो जाएगी। तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? तो उसने कहा जी मैं जो बात कर रहा हूँ देख लेना। और फिर उसने एक और बात कही मुझे, तो उसने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोलेंगे और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी जो चुप का रोजा रखा है वो नहीं तोड़ेंगे। मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कुछ देर बाहर चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा। और भी कुछ बातें बताई। और फिर उसने मुझे एक और बात पे उसने कहा ये जो पीएससी की हल्की फुल्की मौसीकी है ये चलती रहेगी, ये एक ऐसा शोर होगा कि जिसके अंदर चीजें कुछ और हो रही होंगी। अच्छा। तो वैसे ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। तो वो इमरान खान साहब को कह रहा था, मैंने कहा तू इमरान खान साहब तो एनआरओ करने वाले होंगे। लेकिन चॉइस अभी बता दे, चले आप एग्जैक्ट डेट तो ना बताएं, समझ नहीं आई। ये बता दे कि वो जो ये जब बेल होनी है, बाहर जाना है, वो फरवरी का बीच में होगा, मार्च के शुरू में होगा कुछ? वो उसने कहा सब कुछ फरवरी के अंदर अंदर हो जाएगा। अच्छा, इस महीने सब कुछ फरवरी के अंदर, छोटा सा महीना 28 दिन का। दोस्त जरा सिविलियन सी के फौजी सी ये मैंने पूछना था लेकिन मैंने पूछा सिविलियन राणा साहब ने पूछा। अच्छा, लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? अभी देखिए शाहिद खान अब्बासी साहब ने 2-3 दिन पहले जो है बल्कि ये बयान दिया, उन्होंने कहा ना मांग रहा है ना एनआरओ होगा। ये 12 जनवरी का बयान है, ये सुन ले जरा। एनआरओ ना कोई मांग सकता है ना कोई दे सकता है। इस डिबेट को खत्म कर दें। इस डिबेट को खत्म कर दे चौधरी साहब, आप दोबारा खोल रहे हैं इस डिबेट को। मारिया, मुझे जाती तौर पर अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बेल होती है तो मुझे खुशी होगी। अच्छा। क्योंकि उनकी हेल्थ जो है उसका इश्यू है, तो फिर मुझे क्या है। लेकिन बहरहाल एक इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे मियां साहब उनकी बेटी बोल नहीं रहे बिल्कुल, इस पे जरा थोड़ी बहुत मुझे तशवीश। चले राना अफजल साहब से पूछ लेते हैं सर। उनके दोस्त ने तो बता दिया चौधरी साहब के आप राना अफजल साहब के चेहरे पे तो खुशी देख, राना अफजल साहब काफी खुश हुए, उन्होंने आपको एक गुगली भी कराई है पूछ कर कि किसने बताया आपको जो आपने वेल लेफ्ट कर दी। जी मैंने गेस कर दिया कि इनका दोस्त कौन था। अच्छा। नहीं तो वसान साहब थे। आपका गैस गलत है। नहीं, ये बताए कि जो दोस्त की बात में सर वजन कितना है, दोस्त शोज छोड़ें, ये बताए कि वजन कितना है इस थ्योरी के अंदर। आप लोग तो एनआरओ ना लेने लगे ना देख लेना, आप फरवरी के अंदर उसने कहा फरवरी के अंदर देख लेना, वजन आपको खुद पता चल जाएगा। जो माइंडसेट मियां साहब का लगता है वो यकीनन अपनी हेल्थ के लिए जरूर कंसर्न है, लेकिन एनआरओ वाले काम वो कभी नहीं करेंगे जो मुझे इस चीज का कोई यकीन नहीं आया। लेकिन अगर उनको हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को देखें, बात यह है कि नेक्स्ट बर्थडे ही इज गोइंग टू बी 70 years old। अच्छा। हम लोग जब जवान होते हैं तो हम इन लापरवाहियां हर किस्म की कर लेते हैं। इस उम्र में आके मेरा ख्याल है कि कोई लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए और कोई ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। अगर हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर उनका राइट बनता है तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, चलें जी। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी हुकूमत ने तो साफ साफ कहा था एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। मुराद सही साहब ने तो उनके खैर बता दिया था कि इस वक्त पार्लियामेंट में लोग बैठे भी हुए हैं। सीरियसली नहीं लिया किसी ने उस वक्त उनको कि भाई आप कोई एनआरओ मांग रहा है या नहीं मांग रहा? नून लीग कहती कैसा एनआरओ? अभी नई बात बता दी है चौधरी साहब ने कि भाई फरवरी के अंदर ही लगता है कि मियाँ साहब जो हैं वो ना सिर्फ चले जाएंगे बल्कि खामोशी भी इख्तियार कर लेंगे सियासी तौर पर, उनकी बेटी भी। लग रहा है आपको उस बात में कोई दम? देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं अपनी एक बात करूँ। सवाल का जवाब पहले मुनासिब है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, बेल हमेशा मिलती है इस बात पे कि आपका लीगल ग्राउंड्स बनते हैं। बीमारी बजाते खुद कभी भी बेल की बुनियादी वजह नहीं बनती। अदरवाइज पाकिस्तान में
लाखों अगर नहीं है तो हजारों ऐसे लोग चारों सूबों में बड़े बड़े जिलों में मौजूद हैं जो 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट बीइंग गिवन बेल। अगर ऐसा है तो फिर मैं सवाल उठाऊंगा पाकिस्तान के अदल के निज़ाम पे कि क्या सिर्फ इस बुनियाद पे बेल मिले कि एक शख्स बीमार है, तो क्या फिर उसकी माली हैसियत भी चेक की जाएगी कि अगर गरीब बीमार है तो उसको सड़ने दो, अगर मालदार ताकतवर बीमार है उसको निकल दो? नो, दिस इज नॉट द वे। जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुमसे पहले कौम इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। सो अंडर इमरान खान दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। हमें मुकम्मल एतमाद है अपनी अदलिया पे कि अदलिया अगर बेल देगी तो लीगल ग्राउंड्स पे देगी और उस पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि बीमार है बेल दी जाए, तो आई थिंक फिर अपनी हमारी जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको रीराइट कर लेते हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, जो उसमें चेंजेस कर लेते हैं कि मालदार और गरीब के लिए जरा बेल के जो बुनियाद है वो चेंज हो। नंबर 1। नंबर टू, मैं समझता हूं कि मैं तो जूनियर हूं, जो मेरे दोनों सीनियर तरीन और इंतहाई मोहतरम चोई साहब भी बैठे हैं, रान साहब भी बैठे हैं, दोनों अपने अपने दौर में बेहतरीन, उन्होंने असेंबली में भी परफॉर्म किया, आज भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मैं और ये दोनों हजरात हम किसी शाउटिंग या अब्यूजिंग मैच का कभी हिस्सा बनना चाहेंगे, खासकर चौधरी मंजूर साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं। ये जो अभी आपने जनाब राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनवाई है, क्या इसके बाद बनता नहीं है कि मैं सबसे पहले और फिर मेरे दोनों मोहतरम दोस्त और आप इस बात को तो कंडेम करें जो राना साहब ने बिल्कुल सर कंडेम किया जो चुनाव किया है। अगर उनसे पहले हम में से कोई इस तरह करता है, मैं पहले से कंडेम करता हूं। हाँ। अगर किसी पीटीआई वाले ने घटिया जबान इस्तेमाल की है, मैं उसको कंडेम करता हूं। अगर कोई गालियां देता है, गलत बात, लेकिन ये क्या तरीका है? ये जिस तरह की गुफ्तगू, सिर्फ इतना मैं कहूंगा, आखिरी बात, मैं शेख रशीद साहब का कोई फैन नहीं हूं, मैं सिर्फ वर्कर हूं इमरान खान की जमात में। इमरान खान मेरे लीडर हैं। कि इतना मैं बता दूं कि चौधरी मंजूर एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, राना साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसी तरह शेख रशीद एक पॉलिटिकल वर्कर है। वो पिंडी का बेटा है, पिंडी उस पर एतमाद करती है। इस तरह किसी को इस तरह कहना मतलब ये है, देखिए राना साहब, राना सनाउल्लाह हैं, उन पे एतमाद किया फैसलाबाद में, मैं कैसे कोई घटिया बात कर सकता हूँ? वो तो मैं उन लाखों हजारों वोटर्स की तौहीन चले, वो आपकी बात हो गई। मेरे सवाल पे आ जाइए, ये एनआरओ के इम्कानात वाला जो मेरा सवाल था ना, जरा इसके ऊपर आ जाइए कि आपको लग रहा है इसके कोई इम्कानात इस वक्त है? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि ये मांग रहे हैं, तो कोई उसके हतमी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, शायद मियां साहब को रिलीफ मिल जाए या कोई कहीं ना कहीं मामला तय हो जाए। देखें, एक इस पे जो एक सियासी एक गपशप वाली बात होती है, एक होती है हार्डकोर प्योर पॉलिटिकल एंड लीगल बात। मैं उस पर लीगल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे बात करना चाहूंगा। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि वो इमरान खान साहब और वो तहरीक इंसाफ जो सारी जिंदगी हमने सियासत इस पे की है कि कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होने देंगे, एनआरओ के खिलाफ हमारा 22 साल का स्टैंड है, क्या इमरान खान साहब अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई एनआरओ वो दें या वो देने दें? मैं समझता हूँ अपने अदलिया पे एतमाद करना चाहिए। अदलिया आजाद है, खासकर जो अभी हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। हाँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि चीफ जज साहिबान के नाम भी ना लिए जाएं, क्योंकि वो एहतराम का रिश्ता होता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा ये प्योरली जो है ये एक बहुत टेक्निकल जज हैं, बहुत ये और अपना एक साइड पर रहने वाले काबिल तरीन। मैं नहीं समझता कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हाईजैक कर सकता है एनआरओ दिलवाने में। अच्छा मारिया, मैं चॉइस साहब, मैं ब्रेक पर जाना चाहती हूँ, वापस आऊंगी, फिर आपको मुकम्मल बात मौका मिलेगा। अभी ब्रेक पे अगर हम ना गए तो फिर बात मुख्तसर रह जाएगी। ब्रेक के बाद वापस आके जी यहीं से बात शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी मंजूर साहब ने इतनी बड़ी बात में बता दी। उनका कहना था कि बस ये समझे कि मामला तय हो गए हैं नवाज शरीफ साहब के, और फरवरी के अंदर अंदर ही उन्हें रिलीफ भी मिल जाएगा और उसके बाद शायद वो सियासी तौर पर खामोश भी रहेंगे। जिसके जवाब में अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ऐसा बज़ाहिर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लीगल ग्राउंड्स के ऊपर सारे मामला होने हैं, तो फिर तो वो अदालतों की ही कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठेगा अगर इस तरह से कोई बात हुई। और राना मोहम्मद अफजल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का माइंडसेट लग नहीं रहा ऐसा कि वो किसी किस्म की डील इस वक्त करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे सर इस बात पे ब्रेक से पहले? जी अच्छा, मैं सिर्फ दो बातें बुनियादी कहना चाहता हूँ। देखिए मारिया, मैंने ये नहीं कहा कि वो सियासत से बाहर हो जाए, मैंने कहा खामोश रहेंगे। आप भी खामोश है, ट्विटर भी खामोश है और वो भी खामोश है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क की हमारी अदालती तारीख ये है कि आसफ जरदारी साहब पे 13 केस थे जिनमें बेल होगी, जमानत होगी। जब जमानत हो गई तो उसके बाद वो मंशियात का केस था, ये राना जायद साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, खैर वो अलहदा स्टोरी है कि उनको अगले दिन या चंद दिनों बाद ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन
उन पे 14वां केस बनाया गया। केस क्या था? गाड़ी आपने मंगवाई है बाहर से BMW, उस पर टैक्स पूरा नहीं दिया। इस पे या होता है कि आप जो कस्टम ड्यूटी है वो ले लें या गाड़ी ले लें। उन्होंने कहा कस्टम ड्यूटी ले लें, नहीं। गाड़ी ले लें, नहीं। फिर 2.5 साल इसमें बेल नहीं हुई, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा अगर भी हो तो वो 6 महीने है, तो उसमें 2.5 साल बेल नहीं हुई। ये हमारी अदालती तारीख है। तो मैंने जो बात सुनी मैंने बता दी। अब देखते हैं, अब फरवरी के अंदर अंदर सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने हो जाएंगी। तो फिर हम दोबारा ये तीनों पैनलिस्ट को बुलाइएगा। हम एक प्रोग्राम कर लेंगे। मेरा ख्याल है जो डेवलपमेंट्स हो रही है। ये तो दूसरी बात एक मारिया एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब से गुजारिश ये है, वो छोटे भाइयों की तरह है, देखिए डीलें होती हैं, ये हुकूमत खुद डील करके आई है, तो जो हुकूमत डील करके आई हो वो उसके साथ डील होना ना होना क्या मानी रखता है। चले सर, अब उनके मैंडेट की तुलना ना तौहीन करें सर, वो भी वोट लेकर आए हैं, मैंडेट लेके आए। केपीके में उनको ज्यादा मेजोरिटी मिली पहले से, पंजाब में भी अच्छी इनकी प्रेजेंस है। तो ये तो फिर वो आपकी वोट के बैंक के बारे में ऐसे बात करेंगे, फिर आप कहेंगे जी ये जमहूरी तौर पे हमारा मैंडेट है, इसकी इज्जत करें। तो थोड़े से आप भी उनके मैंडेट को क्रेडिट तो दें। आप तो बिल्कुल डील ही कह रहे हैं उन्हें। नहीं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हाँ, तो वो वोट लेकर आए, वो भी कुछ जीत कर आए। जी अली मोहम्मद खान साहब। नहीं, वो होता है, पता चल जाता है ना किन पार्टियों से निकलकर सियासतदानों को किस पार्टी में भेजा जा रहा होता है, तो हमें समझ आ रहा है सियासी कारकुन है। चलिए मैं आपसे आगे चलती हूँ, मुझे ठीक है। I would rather not comment। देखिए, मेरे लिए सिंध से ये लोग जीते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, इनको वोट मिला है, बाकी इनकी मर्जी है जो भी कहें। अच्छा चले, राना अफजल साहब, ये जो असेंबली के अंदर हम देख रहे हैं कि जी इधर से उठते हैं 2-3 लोग जो हॉक्स हैं, वो सख्त बयान दे देते हैं, फिर जवाबी तौर पे ऑफ कोर्स दूसरी तरफ से भी उन्हें भी जोश चढ़ता है कि भाई जाहिर सी बात है हमारी लीडरशिप के बारे में ऐसी बात कर दी है, हम भी जवाब देंगे। दोनों तरफ से, मैं किसी एक जमात को इसमें नहीं लेना चाह रही नाम। सर ऐसे ही चलेंगे ये मामला? ये जो सीनियर लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये अपना रोल क्यों उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए? बिठाएं, लोगों को ठंडा करें। अभी हर वक्त लगता है कि जी ऑपोजिशन जो है, हुकूमत की कोई लेजिस्लेशन है, कोई बिल नहीं चलने देगी, वहां पर ऑपोजिशन करेगी, वहां पर शोर करेगी, और दूसरी तरफ जो है वहां से भी तड़ियां लगाई जा रही हैं उस कैंप से। इस पे मैं एक बात करूंगा इनके बाद, प्लीज। ओके। देखिए मारिया, मुझे जो मीडिया से शिकायत है वो सिर्फ इतनी है कि मीडिया डिस्टिंग्विश नहीं करता कि प्रोवोक किसने किया है। अच्छा। और पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रोवोक करता है उसका जवाब ना देना जो होता है, उसका मतलब है आपने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। अगर हमें रोज चोर कहेंगे, रोज हमें डाकू कहेंगे और हम खामोश रहेंगे, इसका मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम चोर भी हैं और डाकू भी हैं। तो अभी ये जो डिफरेंस है, एक बंदा जहां अगर लड़ाई हो जाती है 2 लोगों में, तो पुलिस भी पूछती है भाई पहले किसने मारा, शुरू किसने किया, लेकिन हमारा मीडिया ये नहीं पूछता। आप दोनों को एक ही तराजू में रख के बराबर तोल देते हैं। सवाल कर देती हूँ, ऑपोजिशन स्पेसिफिक सवाल कर देती हूँ कि जब तकरीर हो खास तौर पे बजट से मुताल्लिक या कोई और, हर ऑपोजिशन जो है उस वक्त इतना शोर होगा क्यों करती है, कोशिश क्यों करती है जी कि इस वक्त बोल ना सके वजीर? जब आप लोग हुकूमत में थे तब ऑपोजिशन ये करती थी, अब आप ऑपोजिशन में हैं, आप लोग ये करते हैं। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी उस वक्त ऑपोजिशन ये करती थी। तो ये ट्रेंड कहाँ जाके रुकेगा? चले मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए ये मुकाफात है, जो हम गलतियां करते थे हमें उसकी सजा उस वक्त की ऑपोजिशन देती थी। अच्छा। और जो आज ये जो कुछ हो रहा है इनकी मुकाफात इनके साथ है। जो इल्ज़ाम पीटीआई ने हमारे ऊपर लगाया है, मैं हैरान हूँ। और मैं अब मुझे यकीन हो गया कि मुकाफात इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। हर वो इल्ज़ाम जो है वो आज इन पे लग रहा है। कोई एक ऐसा इल्ज़ाम बताएं जो हम पे लगा हो और इन पे ना लगा हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि रवादारी से काम लेना, ये जो चीते हैं इनको थोड़ा सा कोई नशावर चीज खिला के सुला दें तो ये माहौल ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, वैसे ये मुझे वाकई लग रहा है लड़कों को कॉलेज के बाद फड्डा नहीं होता कि अगर ऑपोजिशन लीडर नहीं आया तो वजीर आजम को भी नहीं आने देंगे। कोई नशावर चीज ना ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी कि वजीर आजम को नहीं हम आने देंगे। ये मतलब ये किस किस्म की जो है यहाँ पर कोई लड़कों की लड़ाई हो रही है कॉलेज के बाहर? इसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे, हम देख लेंगे। मुझे खुद मुझे खुद इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ये अब ऐसा माहौल बन गया है, उसमें करें तब गुनाहगार, ना करें तब गुनाहगार।
अच्छा चलो ठीक है साहब, कह रहे हम तो बेबस है। जी अली मोहम्मद खान साहब, आपने इस हवाले से बात करनी थी सर। आपकी तो खास तौर पे वजारत में भी यही मामला था कि सबको साथ लेके चलना। आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स, लेकिन हर जगह हर जमहूरी माशरे के अंदर दोनों कुछ इश्यूज पर इकट्ठे आई टू आई नहीं देखते, लेकिन फिर भी उसको बढ़ाना कार्रवाई को गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती प्रीडोमिनेंटली हर जगह। ये राना साहब ने बात की है, शेर शायद नशा करना शुरू कर गया हो नए जमाने में, चीते नशे नहीं करते। मैं ऑन सीरियस नोट एक बात कहूंगा, मुझे आज वैसी एक चीज का बहुत दुख हुआ। मैं आपसे वो दोनों ही नशा नहीं करते। जी जी मैं ये अर्ज करना चाहता था कि जो है अपने बजट डिबेट चल रही थी सेनेट में, एक हफ्ते से अपोजिशन ने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि असद उमर साहब नहीं है। 4 दिन तो मैंने हमाद हजर साहब को 3 दिन बुलाया, वो उधर रहे। असद उमर साहब ने वादा किया था कि आ जाएंगे, वो आ जाए, आज मौजूद थे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, यकीन करें, क्योंकि जिस तरह के इमेज उन्होंने कौमी अपना सेनेट में बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या वो आसमान और जमीन एक कर देते, ये उधर से कोरम पॉइंट आउट करके चले गए कि दे डिडंट हैव अ सिंगल क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम असद उमर साहब। तो ये तो इनकी सीरियसनेस है बजट और डिबेट में। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास आया है, आप उसको क्वेश्चन करें, आप उसको डॉक्यूमेंट लेके आए, आप उससे पूछे कि भाई आपने जो सप्लीमेंट्री बजट किया जो आप हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, तो जब बंदा आपके पास मौजूद है उस वक्त आप पूछते नहीं है। तो दैट शोज द अमाउंट ऑफ सीरियसनेस ऑन पार्ट ऑफ अपोजिशन। रियली आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको क्वेश्चन ही नहीं करते। यानी कि मैं अगर अपोजिशन की जगह होता और इसी तरह साग डार साहब आते तो नहीं थे, लेकिन अगर आ जाते गलती से, क्या उनको छोड़ते? आज उन्होंने, जुमे का दिन था, नॉर्मली 12 बजे 12:30 बजे इजलास खत्म होता है जुमे की वजह से, इनके जो है सवाल ना पूछने और कोरम पॉइंट आउट करने की वजह से कोई 11 मेरे ख्याल में 11:15 बजे जो है इजलास खत्म करना पड़ा। तो हुकूमत की तो बचत हो गई, हम तो डरते नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, हमें तो तकलीफ नहीं है। आप अपनी जमीर की अदालत में मुतमईन है कि आज आप अपने सेनेट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर से एक सवाल करने की जिसारत नहीं की और यू जस्ट मूव्ड आउट, आपने बॉयकआउट कर दिया, मौका गवाया जी। किस बात पे? बहुत शुक्रिया आपने पॉइंट आउट की बात। और हम कोर्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि सीरियसनेस जो है इससे ज्यादा ऐवान में दिखाई जाएगी उसके ऊपर। ये सियासी बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर जो ताने और ये इस तरह के तंज के नश्तर है, ये नहीं बरसाए जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक मत हमें देना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।